जय हिंद साथियों। तो साथियों आज आइए शुरू करते हैं। जो पहले वीडियो में हम लोग का जो न्यूटन के गति के अनुसार का नियम छूटा था, उस दूसरे नियम को हम लोग अब चालू करते हैं। उसमें कुछ में मुझे काम आ गया था, जिसकी वजह से वहीं पर वीडियो बंद करनी पड़ी। अब शुरू करते हैं न्यूटन के गति का दूसरा का नियम। देखते हैं आखिर दूसरा नियम क्या है। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, बोल रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल जो होता है, वो कोई भी वस्तु पर जो संवेग परिवर्तन का दर जो होता है, जो बल एफ जो होता है, एफ उस वस्तु में जो उस वस्तु का जो द्रव्यमान हो गया, उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो गया, उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन का दर जो होता है उस बल के क्या होता है जी, समानुपाती होता है। अर्थात संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यदि मान लीजिए आरोपित बल एफ रहे, आरोपित बल एफ रहे और वस्तु का द्रव्यमान एम रहे और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए रहे, तो ये जो है ना, द्रव्यमान और त्वरण, ये दोनों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा किसके, बल के बराबर होगा। यही बोलता है न्यूटन का दूसरा का नियम। ध्यान रखिएगा, बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है। तो बोलेंगे, देखिए यहाँ पर बल का व्यंजक पूछेगा तो यहाँ पर बोलना है आपको, ये न्यूटन के कौन सा नियम, दूसरा का नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, आखिर इसमें क्या बोला गया है। एक शायरी है आप लोगों के लिए। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। तो दोस्तों हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और पूरा किताब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग को कुछ आगे भी करना है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो लूसेंट का ये रहा इसके बाद का टॉपिक, जो हम लोग बल का जो अभी देखे ना, न्यूटन के गति का दूसरा का नियम, संवेग परिवर्तन वाला, उसी में का ये कंटेंट है। देखते हैं आखिर इसमें क्या कहा गया है। हो रहा है कि किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक जो होता है उसके लिए ये, तो इसको याद रखिएगा, स्प्रिंग में बल जो लगता है उसके लिए फार्मूला होता है F=K/x। के जो है स्प्रिंग का जो होता है ना, बल नियतांक होता है, एक कांस्टेंट है। इसके बाद देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। बोल रहा है कि स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर उसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल का परिणाम स्प्रिंग के बल, मतलब स्प्रिंग जो होता है, बल का परिणाम जो होता है, स्प्रिंग का बल जो होता है वो एक नियतांक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि यदि स्प्रिंग के बल नियतांक के हो और उसको n समान भागों में क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग जो होगा n के, मतलब प्रत्येक भाग जो होगा बल का, बल नियतांक जो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर जो k है बल नियतांक, ये जो बल नियतांक होगा कि n के गुना के क्या होगा, बराबर होगा। n के जितना भाग में काटिएगा उसके गुना भाग के क्या होगा, बराबर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है कि न्यूटन के ये रुक जाइए, इसको थोड़ा हटा लेने दीजिए। बोल रहा है कि प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, यानी न्यूटन के गति का जो पहले का नियम है, जो हम लोग पढ़े थे जड़त्व का नियम, वो जड़त्व का नियम जो है दूसरे नियम का ही हिस्सा है। तो उसको ध्यान से देखना है और याद भी रखना है ये क्वेश्चन, नहीं तो बोल देगा कि न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है या फिर पहला नियम है वो किसका नियम, मैंने किस नियम का अंग है। वही में अलग अलग से ऑप्शन दे देगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम अलग अलग दे देगा, गुरुत्वाकर्षण, और ये दे देगा, वो कहेगा न्यूटन का तीसरा का नियम। इसके अलावा बहुत सारा कोनो नियम डाल देगा। अब उसके में मतलब सही ऑप्शन का टिक लगाना है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, सही से इसको याद रखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन के गति का तीसरा का नियम। हम लोग एक ट्रिक बनाए थे, जड़ से क्रिया प्रतिक्रिया, जड़ से क्रिया प्रतिक्रिया, जड़ से क्रिया प्रतिक्रिया। तो हम लोग का उसमें हुआ था जड़ से जड़त्व का नियम, स से संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया, यानी पहल का नियम जड़त्व का नियम, दूसरा का नियम संवेग का नियम, तीसरा का नियम क्रिया प्रतिक्रिया। तो ट्रिक याद रखिएगा, उसी में का ये तीसरा है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो ये देखते हैं। बोला कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए इसका अर्थ हुआ ना कि आप एक दिशा में क्रिया करिएगा ना, तो उसके ठीक उल्टा अपने आप दूसरे दिशा में प्रतिक्रिया होगी। जैसे मान लीजिए बोला कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगता है। मान लीजिए कोई बंदूक है,
शॉर्टकट में एक छोटा बंदूक बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक हो गया। और जो बंदूक चलाने वाला, जैसे यहाँ से मान लीजिए हम गोली मतलब जैसे गोली निकला ऐसे गया, तो गोली जो निकलेगा तो जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा ना, जैसे बंदूक चलाएंगे तुरंत ये क्या करेगा, पीछे की ओर झटका देगा। जितना झटका आगे की ओर मारेगा ना उतने झटका पीछे की ओर। लेकिन होगा क्या कि गोली का द्रव्यमान कम होता है, गोली का द्रव्यमान कम होता है, लेकिन बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। इसी की वजह से हमको झटका कम लगता है और गोली जो होता है बहुत तेज़ी से आगे की ओर भागता है। जबकि गोली जितना आगे तेज़ी से भागता है उतना ही बॉल पीछे लगा कर जाता है। माने वो गोली जितना तेज़ी से आगे भागता है उतना ही बल जो है वो बंदूक पर लगाता है। इसलिए इससे याद रखना है कि दोनों जो होता है ना, गति का कौन सा नियम पालन करता है, किसर का नियम। यानी गोली को जाना है आगे तो क्रिया कर रहा है कहाँ, पीछे की ओर, लेकिन उसके ठीक विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है जिसकी वजह से वो आगे की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल देखते हैं। बोला कि नाव के किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है। मान लीजिए शॉर्टकट में ये नाव हो गई, मुझे थोड़ा सा और डार्क करें, मान लेते हैं ये हो गया नाव। क्या हो गया, नाव। अब एक व्यक्ति है इस नाव पर बैठा है, ये क्या करेगा, कूदेगा। ये पानी है, ये पानी है। जैसे वह व्यक्ति इस नाव से कूदेगा, मान लीजिए किनारा हो गया, यहाँ पर किनारे पर क्या होगा, व्यक्ति कूदेगा। तो जैसे कूदेगा ना तो नाव हल्का सा कहाँ हट जाएगा, पीछे की ओर हट जाएगा। ये न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है, तृतीय नियम के अनुसार होता है। यानी ये व्यक्ति नीचे क्रिया कर रहा है और इसके विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है, यानी ये भाग रहा है आगे और नाव नाव खुद को भगा रही है पीछे। यानी काम हो रहा है, काम ये काम कर रहा है आगे भागने का, वो काम कर रही है अपना, मतलब उल्टा काम होगा। जैसे सड़क पर चलते हैं ना हम लोग, तो हम लोग को आगे चलना रहता है तो पीछे की ओर धक्का लगाते हैं और काम होता है आगे की ओर। इसी प्रकार रॉकेट जो है उड़ती है तो वो जेट इंजन से नीचे की ओर धक्का मारती है तो ऊपर की ओर उड़ती है, यानी क्रिया करती है नीचे और उसके ठीक उल्टा विपरीत प्रतिक्रिया होता है जिसकी वजह से वो उड़ने लगती है। ये देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कहाँ तक थे, ये रॉकेट का उड़ान वाला वो भी जो बता दिया अभी। बोल रहा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोल रहा है कि यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग क्या होता है, बराबर। मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर एक कार है और यहाँ पर एक और कार है, दोनों आ रही है और क्या हुआ, अचानक क्या हो जाता है, टक्कर हो जाता है। तो इसका जो टक्कर का संवेग जो होगा ना वो बराबर होगा इसके टक्कर के संवेग के, क्या होगा, इसका टक्कर का जो संवेग होगा बराबर होगा इसके। यानी अगर इसमें कोई तीसरा वस्तु अगर इसको न रोके तो दोनों का संवेग क्या होता है, बराबर। यानी टक्कर के पहले और टक्कर के बाद दोनों का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आवेग, इम्पल्स देखते हैं आखिर इम्पल्स होता क्या है। बोला कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु के पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। कोई भी बल जो है किसी भी वस्तु पर थोड़ा समय के लिए, बहुत कम समय के लिए काम करता है, तो जो भी हम बल लगाए हैं उस बल और जो थोड़ा समय लगा है उसके समय अंतराल दोनों को गुणनफल कर देंगे, दोनों को गुणा कर देंगे तो वो आवेग के बराबर होता है और ये जो होगा संवेग परिवर्तन के भी बराबर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है कि आवेग जो है वह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। ध्यान से याद रखना है, आवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। आइए इसका बीमा निकाल लेते हैं। जैसे बल, इसकी मात्रक पहले लिख लेंगे, मात्रक उसके बाद बीमा निकालेंगे। जैसे आवेग का जो मात्रक है न्यूटन सेकेंड, तो इसका बीमा कैसे निकलेगा, तो हम लोग का सबसे पहले मालूम होना चाहिए न्यूटन का बीमा, यानी बल का बीमा क्या होता है, mL/t-2। ठीक है, और ये सेकेंड हो गया, सेकेंड यानी समय, समय के लिए बीमा क्या होता है, टी, यानी टी के पावर जो क्या है 1 है, प्लस में है। देखिए ध्यान से, यहाँ पावर जो है प्लस में है यहाँ, लेकिन ये जुआ पावर जो है माइनस में है। अब हम लोग जानते हैं जब पावर बेस जब सेम रहे गुना में रहे
तो वो पावर जोड़ देते हैं, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में है तो घट जाएगा। घटेगा तो बीमा क्या हो जाएगा, एम एल टी, दो गो में से एगो निकल जाएगा तो हो जाएगा -1। यानी आवेग का बीमा क्या होता है, एम एल टी -1। क्या होता है, एम एल टी -1। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, बोला है कि घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। घर्षण बल जो होता है प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, आप आगे की ओर चलते हैं तो घर्षण की वजह से वो आपके चप्पल को मतलब घसकने नहीं देता है। इसके अलावा कहीं भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं भी जाइए, जैसे गाड़ी होगी, गाड़ी आगे बढ़ने के लिए सड़कों पर दबाव डालती है और सड़क भी उसको क्या करके रोक के रखता है, जिसकी वजह से चक्का जो है नहीं फिसलता है और गाड़ी आसानी से आगे की ओर बढ़ जाता है। यानी जिस तरह गाड़ी का चक्का जो है विरोध कर रहा है, मतलब बल लगा रहा है, ये घर्षण बल क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, यानी विरोध कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स? तो देखते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स आखिर होता क्या है, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। बोला कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई एम द्रव्यमान की पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा हो तो उसका कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर, क्या लिखा है, कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F = mv²/m²। आइए देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग बना दिए, ठीक है, यहाँ पर कोई कण है और ये हो गया केंद्र, ये हो गया त्रिज्या r, ठीक है, r। और ये जो वस्तु है ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। अब क्या होगा, ये क्या कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा ना तो इसके अंदर की ओर, इसके अंदर एक बल लगेगा, इसके केंद्र की ओर एक बल लगेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, घुमा हुआ पर जैसे घुमाते हैं तो आप झुक जाते हैं, केंद्र की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। इधर जो है इस डायरेक्शन में आप क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और जैसे झुकते हैं तो आपने कभी सोचा है क्यों झुकते हैं? इसी बल की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से झुकना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं झुकिएगा तो संतुलन आपका बिगड़ जाएगा और वहाँ पर आप गिर जाइएगा। तो परिभाषा देखते हैं अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, अपने अनुसार देखते हैं कैसे होता है। बोलेंगे कि जब कोई वस्तु, क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो वो उसके केंद्र की ओर एक बाह्य बल लगता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है, उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल का जो फार्मूला होता है, अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला जो होता है F = mv²/r। अब इसके बारे में देखते हैं आखिर m क्या है, v क्या है, r क्या है। जैसे है ये f के बारे में तो आपको जानकारी होगा, आखिर f क्या है, f के बारे में जानकारी होना चाहिए कि f क्या है। f जो है ये f, ये क्या है आपका, ये f जो है ये से केंद्र की ओर लगने वाला बल है, केंद्र की ओर लगने वाला बल है। इसके बाद देखते हैं m, m जो है उसको बोलेंगे m, जो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर जो भी वस्तु घूम रही है ना उसी को बोलेंगे कौन सी, m। चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे आप हो, या फिर कोई भी वस्तु हो जो गोल गोल घूम रही है वृत्ताकार मार्ग पर, वो वस्तु का द्रव्यमान होगा। आर क्या हुआ, तो आर त्रिज्या हुआ, केंद्र से लेकर यहाँ तक वस्तु जहाँ पर है, जिस वृत्तीय पथ पर है वहाँ का जो त्रिज्या होगा उसी को बोलेंगे आर। भी क्या है, तो वस्तु जितनी चाल से चल रही है उसी को बोलेंगे भी, ठीक है। और यहाँ पर फार्मूला पूरा बन जाता है F = mv²/r। यानी स्पीड बढ़ाइएगा तो अभिकेंद्रीय बल आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अगर त्रिज्या घटाइएगा तो अभिकेंद्रीय बल बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ाइएगा तो अभिकेंद्रीय बल घटेगा। देखिए हाई दोनों उल्टा है, हाई आर जो है बट्टा के नीचे है, आर बट्टा के नीचे है, लेकिन भी जो है वो बट्टा के ऊपर है, यानी ऊपर ऊपर जो रहता है ना तो भी बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, और एफ बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, सेम सेम होता है। लेकिन बट्टा के नीचे जो है, जैसे में आर बट्टा के नीचे है तो अगर यहाँ पर आर बढ़ेगा तो एफ घटेगा, एफ बढ़ेगा तो आर घटेगा। यानी त्रिज्या बढ़ेगा तो अभिकेंद्रीय बल घटेगा, और त्रिज्या बढ़ेगा तो अभिकेंद्रीय बल घटेगा, मतलब उल्टा होगा। और यहाँ पर वेग जो है, वेग बढ़ेगा तो अभिकेंद्रीय बल भी बढ़ेगा, वेग घटेगा तो अभिकेंद्रीय बल भी घटेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखते हैं। अब केंद्रीय बल आइए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु हो गई, ठीक है, सॉरी ये कोई वृत्ताकार मार्ग होगा और ये वस्तु कोई, मान लेते हैं m द्रव्यमान की एक वस्तु हो गई, ये हो गया त्रिज्या r, ठीक है। और ये वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है, वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग पर भी वेग से क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है।
तो चल रही है, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो सुनिए, बोलेंगे कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, तो उसके बाहर, कहाँ बाहर, इसके बाहर जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसके बाहर एक बल कार्य करता है, उसके बाहर, वृत्त के बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। उसी बल को कौन सा बल कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आइए देखते हैं किताब में कुछ क्या दिया है, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोला कि अजड़त्वीय फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें प्रवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। आगे देखते हैं। बोला कि अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, रुक जाइए, बोल रहा है कि अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही अजड़त्वीय बल है या छद्म बल है, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के ठीक क्या होता है? उल्टा दिशा में होता है। जैसे में कपड़ा सुखाने वाली मशीन ले लीजिए, कपड़ा सुखाने वाला मशीन, उसमें कपड़ा ऐसे 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 बाहरी ओर क्या करता है? घूमते रहता है, तो उसमें बाहर की ओर बल लगता है, यानी कौन बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। इसके अलावा दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया, दूध से घी निकालने की प्रक्रिया, दही से घी निकालने की, जैसे बेलन एथी जैसा होता है, रही बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, रुकिए फोटो बना रहे हैं, वो जो होता है खूब बढ़िया। जैसे मान लीजिए ये हो गया रही, इस तरह का कुछ बनावट होता है, ऐसे ऐसे कर करके रहता है, और इसको क्या किया जाता है? तसली में डाल दिया जाता है। मान लीजिए दही में है, इसको क्या किया जाता है? ऊपर से हाथ से ऐसे गोल 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 क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। तो गोल गोल जब घुमाया जाता है तो इस दही में का जो भी घी रहता है वो अपकेंद्रीय बल की सहायता से ऊपर की ओर आ जाता है और उसको छान कर रख लिया जाता है। तो उसमें भी कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि मशीन, ये दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन हो गई, ये सब जितना होता है कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर कुछ नोट में दिया है, देख लेते हैं, क्योंकि नोट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। बोल रहा है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाला अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया करती है, अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसके प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाली इस प्रतिक्रिया बल भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल क्या है जी? गलत है, जो बिल्कुल गलत है। जैसे मौत के कुआं में अभिकेंद्रीय बल लगता है, कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। और वहाँ पर क्या होता है? दीवार खड़ी कर दी जाती है, चारों बगल से एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। और जैसे दीवार खड़ा किया, जैसे मान लीजिए मौत का कुआं बना दे रहे हैं, ये हो गया मौत का कुआं ऊपर का नज़ारा, ये हो गया नीचे का नज़ारा, ठीक है। और ये एक लेडी है जो इस ऐसे गोल 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 इस पर क्या कर रही है? चला रही है, गोल गोल चला रही है। तो जो चला रही है, तो इसके बाहर वाला ये जो दीवार है, इस दीवार पर इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, जो गाड़ी के ठीक अभिकेंद्रीय बल इसके केंद्र की ओर लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल इसके केंद्र की ओर लग रहा है। लेकिन गाड़ी जो है इसके ठीक विपरीत, इसके दिशा में जो पटरा होता है, जो लकड़ी होता है, जो भी सीट होता है, उस पर बल लगाती है, जो इसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? प्रतिक्रिया बल कहलाता है। इसको हम लोग अपकेंद्रीय बल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा बल बोलेंगे? बोलेंगे कि मौत के कुआं जो होता है, उस मौत के कुआं में जो भी बल लगता है, उस बल को बोलते हैं हम लोग कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। लेकिन बोलेगा कि उसके ठीक विपरीत दिशा में कौन सा बल लगता है? ए नंबर ऑप्शन रहेगा ये अपकेंद्रीय बल, बी नंबर अभिकेंद्रीय बल, सी नंबर प्रतिक्रिया बल, डी नंबर इनमें से सभी। तो बोलेंगे प्रतिक्रिया बल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? बोला कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल बोल रहा है कि बल द्वारा माने बल लगाकर किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः माने कोनो एक्स के चारों ओर क्या करने, घुमाने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए रस्सी को में कोनो वस्तु को बांध दिया, उसको चारों ओर से क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, तो बोलेंगे बल आघूर्ण। इस प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। अब बोल रहा है कि बल आघूर्ण होता क्या है, इसके आगे देखते हैं। बोल रहा है कि किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा उस अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण जो टी होता है, यानी बल आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं? टी से, ध्यान से याद रखना है। और बल आघूर्ण टी जो होता है, बल और आघूर्ण
के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और ध्यान रखना है बल आघूर्ण जो होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक। आज ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें का भी बचा हुआ है, तो उसको अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो ऐसे छोटा छोटा वीडियो करके बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कम किए हैं कंटेंट, नहीं तो इसमें और ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है। और ये आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।